हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज मैं क्लास 12 की हिस्ट्री बुक का पार्ट 1 का यानी भाग 1 का लेसन 1 जिसका नाम है ईंटें मन के तरह अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। और आज से मैं एक नया सीरीज लेके चल रहा हूं कि मैं हिस्ट्री का पार्ट 1 का जितना भी लेसन है सारा को मैं एक के बाद एक लाइन बाय इसको अपडेट में अपलोड करूं आपके लिए। उससे फिर पार्ट 2 का मतलब भाग 2 का, फिर भाग 3 का, इस करके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो भी है सारा बुक का जो है वीडियो मैं अवेलेबल कराऊँगा आपके यूट्यूब चैनल पर। तो इनको आप देखते रहिए अंत तक और इन्हें लाइक कीजिए। और अगर फिर आपको इसके बारे में कुछ कहना हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, मन में कोई भी डाउट्स हो तो उनको क्लियर कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। लेसन 1 ईंटें मन के तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता। आज जिससे कि देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सभ्यता किसे कहा जाता है। तो सभ्यता किसे कहा जाता है कि लोगों के एक ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है जिनके रहन सहन, जीवन निर्वाह के तरीके, विचारधाराएं और मान्यताएं विशेष हो, इसी को बोलते हैं हम लोग सभ्यता। तो सभ्यता किसे कहते हैं, आपके मन से डाउट हट गया होगा। लोगों के एक ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है जिनके रहन सहन, जीवन निर्वाह के तरीके, तौर तरीके और उनके मन की जो विचारधाराएँ हैं और वो क्या मानते हैं, मान्यताएँ हैं, वो सारा विशेष हो, इसको बोलते हैं सभ्यता। आगे देखिए कहा गया इसमें है क्या कि विश्व की मुख्य सभ्यताएं क्या क्या है। तो 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। परंतु फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और तब से यह भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन गई है। आइए थोड़ा मैं देखता हूँ हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। कहा जाता है कि आज से लगभग 160 साल पहले सन 1856 में पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में जो पंजाब है, वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था कराची से लाहौर तक। तो उन स्थानों पर खुदाई की जा रही थी और उसी दौरान लोगों को जो वहाँ पर काम कर रहे थे वर्कर, उनको कुछ पुराने ईंटें और कुछ अवशेष दिखाई पड़े। उस समय यह लोग नहीं समझ पाए कि इनका क्या महत्व है और रेल की पटरी बिछाने के लिए इस कार्य को जारी रखा गया। और वहीं से जो भी अवशेष और पुरानी ईंटें मिली थी उनको भी जो है रेलवे लाइन में बिछाने का काम कर दिया गया। सन 1861 में कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। पुरातत्व विभाग वह संस्था है जो एक देश के इतिहास से संबंधित होता है और बहुत सारे जानकारियों की जांच करता है। तो यहाँ भी इस लेसन में हम लोग भी कुछ पुरातत्वविद के नाम पढ़ेंगे और उन्होंने भी बहुत ही अच्छे काम किए थे और उन्हीं के काम की बदौलत आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को जान पा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले एक बात यहाँ देखिए दिया है, डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें ही भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। और इनके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉन मार्शल, 1902 से 1928 पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने और इन्हीं के दौर में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। यानी क्वेश्चन यहीं पे बनता है। हम लोग हड़प्पा सभ्यता ना जाने बहुत बार पढ़ चुके हैं और हम लोग एक ही चीज़ को रटते हैं कि इनकी खोज 1921 में, और खोजने वाले व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी पूरा नाम था। लेकिन हम लोग एक चीज़ को भूल जाते हैं कि किसके नेतृत्व में खोजी गई थी। तो वो थे जॉन मार्शल साहब। और जॉन मार्शल जो है 1902 से 1928 तक पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और इनके जो पहले थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। ये बात भी आपको भूलनी नहीं चाहिए। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कहीं बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, कहीं बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं बोलते हैं कांस्य युग की सभ्यताएँ। तो आखिर इतने सारे नाम इनके क्यों पड़े हैं, इनके पीछे क्या कारण है, क्या तर्क है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर इस सभ्यता के शुरुआती अवशेष मिले थे, इसलिए इसको बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता।
तो कारण को पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर ही जो भी पुराने ईंटें अवशेष जो मिले थे ये हड़प्पा नाम के जगह पर मिला था, इसलिए इनका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। पहला क्लियर हुआ। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी थी। बस इतना ही आपको जानना है कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसी के लिए इसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे कि पहला देखें आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जब रेलवे पटरिया के काम चल रही थी तो जिस स्थान पर खुदाई होने के बाद ईंटें और अवशेष मिले थे वो जगह का नाम था हड़प्पा, इसलिए उस जगह का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि यह सिंधु नदी किनारे था इसलिए सिंधु सभ्यता, दैट्स ऑल। और कांस्य युग सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने तांबे में टीन को मिलाकर कांसा की खोज की थी, कांस्य खोज की थी, ब्रॉन्ज की खोज की थी, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्य युग की सभ्यता। याद रखिएगा, लोहे की खोज हड़प्पा सभ्यता के दौरान नहीं हुई थी। तांबा तो मिल जाएंगे आपको, टीन तो मिल जाएंगे, कांसा तो मिल जाएंगे, लेकिन लोहा नहीं हुआ था। बार बार बता रहा, लोहा नहीं हुआ था, इसको याद रखिएगा। अब हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ देखिए, क्षेत्रफल की अगर यदि बात करूँ हड़प्पा सभ्यता की तो यहाँ पर दिखाया गया है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में देखें तो यह सभ्यता अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुई भारत में ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। अगर मैं चारों दिशाओं के संदर्भ में बात करूं तो जम्मू कश्मीर ऊपर में है, उत्तर की तरफ जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा और नदी का नाम है चेनाब। अगर मैं दक्षिण की बात करूं, दक्षिण में है महाराष्ट्र और नदी है गोदावरी दक्षिण का, और दायमाबाद जगह का नाम है महाराष्ट्र में ही। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पूर्व में जो था वो आलमगीरपुर था, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का है और हिंड नदी के किनारे है। और मैं अगर पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम सूतकांगीडोर यानी पाकिस्तान, दास्क नदी बलूचिस्तान के साइड में ये मिले थे। तो कुल मिला के हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पास से मतलब भारत तक भी था। और ऐसा कहा जाता है कि कुल मिला के 1500 साइट की खोज की जा चुकी थी, जिनमें से गुजरात मतलब भारत से 1000 साइट्स, पाकिस्तान से 500 साइट और अफगानिस्तान से 2 साइट्स मिले थे। इस सभ्यता की आकार के बारे में अगर पूछा जाए तो इस सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार वाली थी। और क्योंकि यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली थी इसलिए उसको बोलते हैं त्रिभुजाकार वाली सभ्यता भी कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण तक इनका जो फैलाव था वो 1600 किलोमीटर था और पूर्व से पश्चिम तक 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं हैं, यानी यह सभी सभ्यताएं विश्व में एक ही समय पर थी। कौन कौन सी? मेसोपोटामिया, मिस्र, हड़प्पा। ऐसा कहा जाता है कि अगर मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को दोनों को मैं अगर जोड़ दूं तो फिर भी हड़प्पा सभ्यता से इन दोनों के क्षेत्रफल से कहीं गुना ज़्यादा था, 12 गुना ज़्यादा था। हड़प्पा सभ्यता का काल था 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के कई तरीके भी थे। निर्वाह मतलब जीवन निर्वाह के, जैसे मैं बताऊं तो कृषि, पशुपालन और शिकार, ये 3 चीज़ हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह में देखा जाता है। क्या क्या? फिर से, कृषि, पशुपालन और शिकार। अगर मैं कृषि की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफ़ेद चना इत्यादि उगाते थे। और सिंचाई के लिए जाहिर सी बात है, कृषि लगाएंगे तो उनको इरिगेशन भी चाहिए, सिंचाई भी चाहिए। तो सिंचाई के लिए लोग जो प्रयोग करते थे वो नहर और कुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पा की मोहरों में वृषभ यानी बैल की जानकारी भी मिलती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के लोग खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। किससे पता चलता है? मोहरों में जो वृषभ यानी बैल की जो आकृति छपी थी उन्हीं से पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हो ना हो खेत जोतने के लिए इन्हीं बैल का प्रयोग करते थे, तभी इनका जो प्रतिरूप मोहरों में मिली है। क्या क्या बताया? फसल क्या क्या थी? गेहूँ, जौ, दाल, बाजरा, सफ़ेद चना। और सिंचाई कहाँ से करते थे? नहर और कुओं से। और खेती के लिए लोग बैल का प्रयोग करते थे। ऐसा इनको कैसे पता चला? तो मोहरों में बैल की आकृति छपी थी, इसी से इसका अनुमान लगाया था। कई जगहों पर हल के भी प्रतिरूप मिले हैं, जिनसे यह पता चलता था कि खेतों में हल के द्वारा जुताई भी की जाती थी। तो फसल के बारे में पता चल गया, सिंचाई के बारे में पता चल गया,
खेत कैसे जुताए जाते थे और किससे जुतते थे ये भी पता चल गया। अब देखते हैं कि कालीबंगन और राजस्थान। कालीबंगन जो है ये गुजरात में है और राजस्थान में है कालीबंगन। और कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगन के बाद यदि करो तो घग्गर नदी किनारे है। कालीबंगन और राजस्थान में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जूते हुए खेत के पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो आपको एक ही आंसर देना है, कालीबंगन और राजस्थान से। तो प्रमाण तो मिले हैं जिन्हें देखकर लगता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ऐसा खेत को आकर को मतलब जूते हुए आकृति को देख कर लगता था कि हो ना हो यहाँ पर एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। कहाँ पर? कालीबंगन और राजस्थान में। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर के बने औजार का भी प्रयोग करते थे। क्यों करते थे? अब फसल लगाए हैं तो फसल कटाई के लिए तो ये सब तो जरूर औजार तो चाहिए ना। तो औजार के लिए लोग जो प्रयोग करते थे वो लकड़ी और पत्थर का बना हुआ औजार का ही प्रयोग करते थे। क्यों? फसल को काटने के लिए। आगे स्लाइड दिया है 7वां नंबर में कि पशुपालन। कृषि तो हो गया, पशुपालन देखते हैं। हड़प्पा स्थलों से मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर जैसे जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता कि यह लोग इन जानवरों को पालते थे। यानी अगर मैं पशुपालन की बात करूं तो ये सारा जानवर जो आप लोग देख रहे हैं, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, ये सारा जानवर को पाला जाता था। और शिकार की बात करूँ तो यहाँ पर मछलियाँ मतलब मछली, पक्षियों एवं जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है, जिनसे अनुमान लगाया जाता है, पुरातत्वविद ऐसे अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा के निवासी जानवरों का मांस खाया करते थे, इसलिए इनको जो है मतलब शिकार करते थे। उसके बाद हड़प्पा के बारे में और भी यदि जानकारी मैं आपको दूं तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में, यानी हड़प्पा सभ्यता को अभी बताया मैंने, सिंधु सभ्यता इसी का नाम था, कांसी की सभ्यता इन्हीं का नाम था, हड़प्पा सभ्यता था ही था इसका नाम। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करो तो और भी बहुत सारे स्थल थे जहाँ से बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई थी। और साथ साथ उनका जो पुरातत्वविदों ने उनको देखा भी था। कहा जाता है कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी यानी 1921 में, तो राय बहादुर दयाराम शाह ने तो इनका खोजे थे, लेकिन नेतृत्व करता तो जॉन मार्शल ही थे ना। तो कहा जाता है क्या कि सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, उन्होंने 1924 में खोजा गया तो 1921 में, लेकिन आफ्टर 3 ईयर्स यानी 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। मतलब पब्लिकली अनाउंसमेंट किया 1924 में कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम का एक उन्नत नगर सभ्यता यानी नगरीय सभ्यता खोजी गई थी। ये उनका कहना था, सर जॉन मार्शल का। और इस प्रकार सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी था। लोथल और सुतकोदा वहाँ के बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात करूं तो वो था मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है वो है राखीगढ़ी, यानी राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। और राखीगढ़ी की जो खोज हुई थी, वो राखीगढ़ी की खोज आप लोग का जो हुआ था वो 1963 में सूरज भान ने की थी। ये भी आपको जो है एक्स्ट्रा में याद रखना चाहिए। उसके बाद यदि अगर देखूं तो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। और यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा भी दिखाया गया था। तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो भावचित्रात्मक था, क्योंकि यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तक घर तो बनाया, लेकिन उनके लिए एक पद्धति अपनाई, एक सिस्टम अपनाया जिसको ग्रिड पद्धति कहा जाता है। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थे गेहूँ और जौ, और ये लोग मीठापन के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण भी मिलता है। जिस प्रकार हमने शिकार का प्रमाण देखे, कृषि का प्रमाण देखा, उस तरह धान की खेती होने का प्रमाण जो मिलता है रंगपुर और लोथल से मिलता है, क्योंकि यहाँ से चावल के दाने मिले थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त होते थे, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। और इस तरह करके सिंधुवासी जो है सूती और ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। और एक व्यक्ति थे पिग्गट, उन्होंने कहा था हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को
एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा गया था। आगे मैं अगर बात करूं मोहनजोदड़ो की, हालांकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य शहरों में से एक है। इनमें से पहला शहर हड़प्पा तथा दूसरा है मोहनजोदड़ो। बता दिया, हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य शहरों में से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों बहुत ही प्रमुख शहर थे। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या थी देख लीजिए कि यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे मुख्य शहरों में से एक था। यह आधुनिक पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है और अभी पाकिस्तान में है और इसका क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर था। मोहनजोदड़ो में नगर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, एक था दुर्ग और एक था निचला शहर। दुर्ग कहा जाता है, देखिए दुर्ग का डेफिनेशन क्या है कि दुर्ग आकार में छोटा था, इसे ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग के चारों तरफ दीवारों से घेरा गया था, दुर्ग को चारों तरफ दीवार से घेर दिया गया था, ऊंचा ऊंचा दीवार से, और यह दीवार ही इसे निचला शहर से अलग करती, मतलब दुर्ग का जो किला था ये दुर्ग को निचला शहर से अलग करता था। और निचला शहर की बात करूँ तो निचला शहर आकार में दुर्ग से बड़ा था। यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था और यहाँ की मुख्य विशेषताएं इसकी जल निकासी प्रणाली थी जो बहुत ही बेहद और खूबसूरत थी। और अंतिम पॉइंट में देखो दुर्ग के बारे में, यहाँ पर अन्न गृह यानी माल गोदाम भी था। यह एक बड़े आकार का गोदाम होता था जिसमें अनाज को रखा जाता था, दुर्ग में ही मिलता है। और विशाल स्नानागार, मतलब बड़े बाथरूम भी का भी साक्ष्य मिला है कि दुर्ग पर बहुत बड़े बड़े स्नानागार के अवशेष मिले हैं। कहा जाता है कि इनका आकार 12 मीटर एवं 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4 मीटर गहरा था। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। स्नानागार को भरने के लिए कुओं का प्रबंध था। ऐसा माना जाता है कि इनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए या विशेष अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था स्नानागार का। और जलाशय में जल तक जाने के लिए, मतलब तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण और सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, मतलब सीढ़ी का भी प्रमाण मिला है। इससे पता लगा लीजिए कि कितने वो लोग उस समय भी उन्नत तरीके से जीते थे। इन सभी जलाशयों को मुख्य नालियों से जोड़ा जाता था। और लास्ट स्लाइड जो है वो है निचला शहर। सड़कें, मोहनजोदड़ो में सड़कें 4 से 10 मीटर तक चौड़ी थी। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। कई इतिहासकारों का कहना है कि सड़कों को इस तरह से बनाया गया था ताकि हवा के जरिए अपने आप साफ हो जाए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत उम्दा तरीके से बनाया गया था। और जल निकास की प्रणाली की व्यवस्था यह थी कि नियोजित ढंग से नाली एवं गलियों का निर्माण किया गया था। ऐसा माना गया लगता था देख के कि मानो इनको प्री प्लान करके तैयार किया गया हो। हर जगह अच्छे व्यवस्थित ढंग की नालियाँ, रोड, सारा चीज़ अच्छा। और नालियों के निर्माण के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था, इतना अच्छा था। नालियों को ईंटों से प्रॉपर ढका जाता था ताकि कूड़ा करकट से बचा जा सके, मतलब नालियाँ जाम ना हो जाए, बाहर का कूड़ा करकट गिर कर, और जाम होने से तो ख़राब हो जाता है। इसलिए लोग पहले ही सब कुछ सोच समझ कर इसको ऐसा बनाया था ताकि आगे के दिन में हमको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और वर्षा जल निकास के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। वर्षा जल बहुत ही इम्पोर्टेंट था और उनके के लिए भी, उनके निकासी के लिए, एग्जिट के लिए एक विशेष प्रबंध किए थे। तो ये था मोहनजोदड़ो हड़प्पा का। पूरा हुआ नहीं है लेसन, ये पार्ट 1 था, क्योंकि हालांकि लेसन बड़ा हो जाता मैं अगर एक बार में पढ़ाता तो, इसीलिए मैं इसका पार्ट 2 जो है कल आप लोग को अपलोड कर दूंगा। और पार्ट 2 में इसी तरह मैं जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको मैं ही रख रहा हूँ। वीडियो को आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, और जो भी दिक्कत हो उनको बताइए, हमें कमेंट में लिख के बताइए कि बस केवल देख कर रखने देना है। जो भी बातें हो बताइएगा ताकि मैं कमेंट में आपको देख सकूं। और आपको यदि अच्छा लगा तो एक ही बात बताऊंगा कि लाइक कीजिएगा ज़रूर, और आगे इनको सबको फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो उनको भी जो एक अच्छा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ये था आप लोग का पार्ट 1 ATA मन के तरह अस्थियाँ लेसन 1 हड़प्पा सभ्यता हिस्ट्री का। आगे कल इसका वीडियो में सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक्स।